शारदा नदी के इर्द गिर्द खूबसूरत गांव में से एक बसा हुआ गांव लाठीवाल के नाम से। लाठीवाल एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ हुआ है और सूरज की किरणें अपने पूरे आबोताब के साथ फैलती हुई एक नई खुशी का आगाज़ लेके आई हैं। फिर से एक नया खूबसूरत दिन जो कि बता रहा है कि ज़िंदगी की आने वाली मज़ीद कामों के साथ साथ कुछ नए इम्तिहानात, कुछ नई खुशियाँ भी साथ साथ आने वाली हैं। लाठीवाल इस गांव में रहने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं, उनका जो मेहनत मज़दूरी का पेशा है, खेती बाड़ी है। खेती बाड़ी करके अपना और अपने घर वालों का गुजारा करते हैं। और कुछ जो हैं वो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन या खेती नहीं, वो आसपास के इलाकों में मेहनत मज़दूरी करके अपनी गुज़र बसर एक बेहतर तरीके से कर लेते हैं। यहाँ लाठीवाल में एक नौजवान रहता है भीम सिंह के नाम से। भीम सिंह एक अच्छा ऊंची लंबी जिसामत वाला नौजवान जो कि दूर से ही एक वीर लगता है, एक बहादुर लगता है। इसके पास भी अपनी ही एक छोटी सी खेती है और वहीं पे यह खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता है। सुबह होते ही भीम अपने रूटीन के मुताबिक उठ जाता है और नाश्ता पानी करके अपने घर वालों से मिलके अपने औजार पकड़ के अब चल पड़ा है अपने खेत की ओर। अभी गांव में सुबह हुई है और सब अपने अपने कामों के लिए आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। तो भीम भी जब अपने खेत की ओर जा रहा होता है तो सबसे मिलता जुलता जो गांव वाले बाकी दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, चाचा ताया काका मौसी, सब मिलते जाते हैं और सब एक दूसरे को प्रणाम सलाम करते हुए अपने अपने कामों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान भीम सिंह का टकराव होता है बलवान से, जिसको सब बल्लू के नाम से पुकारते हैं प्यार से। बल्लू को देखते साथ ही भीम के तेवर कुछ बदल जाते हैं और बल्लू भी भीम को देख के कुछ ख़ास अच्छा महसूस नहीं करता। अभी तक तो सबसे मिलते जुलते आया था भीम खुशी से, लेकिन बल्लू को देखते ही दोनों को एक दूसरे के मुंह उतर से जाते हैं और बस दोनों नज़रें झुकाए एक दूसरे से नज़रें कतराते हुए चुराते हुए अपने अपने कामों को निकल जाते हैं। अब ये बल्लू मियाँ कौन है? बल्लू जो है ये एक पुराना दोस्त है, बचपन का साथी है भीम का, और इसकी भी एक खेती है जो कि बिल्कुल भीम की खेती के साथ ही लगती है। दोनों का बहुत याराना था, दोनों का दोस्ताना था, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसी बात हो गई कि इनकी अब बातचीत नहीं है। अब चल पड़े हैं दोनों अपने अपने खेतों में। साथ साथ तो खेत हैं लेकिन बातचीत करते नहीं हैं और एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं हैं। इसी दौरान समय गुजरता है और दोपहर का वक्त हो जाता है। भीम सिंह अपने खेत में काम कर रहा होता है, मेहनत मजदूरी कर रहा होता है और बल्लू अपने खेत में काम कर रहा होता है। कामों से फारिग होकर भीम अब अपने खेत में बैठ जाता है। हरा भरा खेत, साथ ही शारदा नदी का जो खूबसूरत पानी का शोर और बहता पानी इसकी तरफ आता हुआ एक खूबसूरत मंज़र जो कि हम शहरों में रहने वाले सिर्फ़ ख्वाबों में ही महसूस कर सकते हैं या कभी कभी जाएं तो गांव में महसूस कर सकते हैं। ऐसे खुशनुमा बैठे हुए साथ खूबसूरत हवा को महसूस करते हुए भीम याद कर रहा है अपना पहले का टाइम जो कि बल्लू की दोस्ती के साथ था। असल में हुआ क्या था, कुछ हुआ यूं कि भीम एक सुबह जब कोई साल 2 साल पहले अपने खेत में आता है तो ये बल्लू से पूछता है कि बल्लू, आज तो जो पानी की बारी थी, खेत में पानी देने की बारी, वो मेरी थी, लेकिन तुमने आज भी जो पानी है वो अपने खेतों की तरफ मोड़ लिया है। कोई ज़रूरत है क्या, कोई काम था क्या? लेकिन न जाने जो कि बल्लू था वो हमेशा से ही असूल परस्त तो था, लेकिन उस दिन इसको क्या हुआ कि इसने कहा कि नहीं, आज भी दिन मेरा ही है। किसी बात पे शायद बिगड़ा हुआ था घर वालों से या किसी और बात पे, और उलझ बैठा भीम के साथ। इस पानी के बहाव के ऊपर, पानी की तकसीम के ऊपर जो खेतों को जाना था, इन दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है और दोनों
एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते हैं। बाकी खेत के जो किसान होते हैं वो बीच में पड़ के इन दोनों की सुलह कराते हैं और बात को रफ़ा दफ़ा करवा देते हैं, ख़त्म करवा देते हैं। लेकिन इस दिन से भीम के दिल में बस बल्लू के लिए जो प्यार था वो ख़त्म हो जाता है और बल्लू भी न जाने क्यों इससे उलझ जाता है और अपनी पुरानी दोस्ती दोनों ही ख़त्म कर बैठते हैं। बस यही पहले का प्यारा दौर। भीम अपने खेत में बैठा सोच रहा होता है कि न जाने बलवान के साथ ये कैसे हमारी लड़ाई हो गई और अब वो प्यारा ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है और दोनों के दिलों में गुस्सा भी बहुत होता है। लेकिन कहीं ना कहीं बचपन की दोस्ती भी थी और प्यार भी था, तो एक अभी भी ख़्याल का ताल्लुक़ और एक दूसरे से एहसास का ताल्लुक़ तो जुड़ा होता है। अब दोपहर का समय हो जाता है तो शाम भी होने लगती है, खेतों से वापसी का समय हो जाता है, तो भीम भी अपने घर को लौट पड़ता है। बाकी किसान भी एक जो दिन की गुज़रने की सारी रूटीन होती है वो मुकम्मल हो जाती है। अब अपने अपने कामों से सब अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, अपने लाठीवाल गांव की तरफ। भीम अपने घर पहुंचते ही अब सांस लेता है, कुछ तैयार होता है और खाना खा के आराम करता है। वहाँ बल्लू भी और बाकी किसान भी अपने अपने घरों में पहुँच के अपने अपने घर वालों के साथ खाना खा के अब बैठ गए हैं सारे दिन की बातचीत करने के लिए, अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ। क्योंकि अब टाइम है हैप्पी टाइम, घर वालों का टाइम, वो समय जो पूरे दिन से हम सब इंतज़ार करते हैं कि कब दिनचर्या के सारे काम मुकम्मल होंगे और हम अपने घरों के साथ, घर वालों के साथ बैठ के अपनी खुशी की बातें करेंगे, कुछ दुख सुख की बातें करेंगे। रात का समय हो जाता है और अब सब अपने आस्ता आस्ता सोने की तैयारी में मसरूफ़ होते हैं। ये सब एरिया लाठीवाल का, इसके साथ सटा हुआ कुछ दूर जंगल, यहाँ जंगली जानवरों का भी ख़तरा होता है, ये तो सब जानते ही हैं। और इन जानवरों से कैसे निपटना है, इनको कैसे डील करना है, यह भी कहीं ना कहीं सबको मालूम ही होता है। रात गए, अब होता यह है कि जो बलवान होता है बल्लू, उसके पिताजी को बाहर वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए जाना होता है। तो जब अपने घर से बाहर जाते हैं, उनको मालूम ना था कि वहाँ पे गुज़रता हुआ एक आदमखोर, एक टाइगर, एक बाघ शायद भूखा है और कहीं ना कहीं किसी गांव वाले की घात लगाए बैठा है। वो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, अभी अपने फ्री होके घर को वापस आने ही लगते हैं, तो एक बाघ उनके ऊपर ज़ोर से झपटता है और उनको मारता है, पूरे तरीके से झंझोड़ देता है, पंजों के वार करके, अपने चेहरे से नाखूनों के वार करके उनके चेहरे को बुरी तरीके से ज़ख्मी कर देता है। इनकी ये चीखो पुकार सुन के बल्लू बाहर निकलता है। जैसे ही देखता है कि बाघ ने पिताजी को पकड़ा हुआ है, एक शोर मचाता है, फ़ौरन वापस अंदर आके बड़ा सा अपना डंडा पकड़ के ज़ोर ज़ोर से उसको मारता है ज़मीन पे कि किस तरह इसको भगाए। और बाघ इस दौरान जो है वो उसके पिताजी को छोड़ के मज़ीद बढ़ता है बल्लू की तरफ। लेकिन यहाँ से दूसरे गांव वाले निकल आते हैं और वो भी हू हल्ला करते हैं, तो वो बाघ बस भौंकला जाता है, परेशान हो जाता है और फ़ौरन जंगल की ओर, खेतों की ओर भाग जाता है। फ़ौरन बल्लू जाता है अपने पिताजी के पास, बाकी गांव वाले इकट्ठे होते हैं तो देखते हैं कि बुरा हाल कर दिया है उस बाघ ने पिताजी का और इनको शदीद नुकसान पहुंचाया है, ज़ख्मी कर दिया है अपने पंजों से, अपने दांतों से। लेकिन अभी भी जो सूरत हाल होती है वो कुछ मुरम्मत के काबिल होती है कि इनका इलाज हो सके। हालत ऐसी बिगड़े नहीं होती कि बिल्कुल ही जो है वो इंसान अपनी उम्मीद छोड़ दे, अपनी आस छोड़ दे। तो बल्लू फ़ौरन ही गाड़ी वाले को बुलाता है, बैलगाड़ी वाला जो कि साथ ही गांव में रहते हैं। फ़ौरन गाड़ी को तैयार किया जाता है और इसमें बल्लू अपने पिताजी को डाल के अब गाड़ी को कहता है गाड़ी वाले से कि फ़ौरन चलो वैद्य जी के पास, जो कि कुछ ही दूर गांव में मौजूद हैं। लेकिन जो गाड़ी वाला होता है वो भी परेशान होता है। वो कहता है कि बल्लू भाई, बात यह है कि इस रात में, अंधेरी रात में, जब ये आदमखोर
हमारे आस-पास है। आपको क्या लगता है कि ये चला गया होगा, ये घात लगाए बैठा है, और जैसे ये देखेगा कि हम यहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता निकल पड़े हैं तो ये फिर से गाड़ी के ऊपर हमला कर देगा। और इस रात में, इतनी रात में यहाँ से अभी जाना ख़तरे से खाली नहीं। क्यों ना हम सुबह तक वेट कर लें, और अब जैसे ही सूरज की किरणें निकलेंगी तो हम अपने काका को वहाँ पे लेके जाएं और इलाज शुरू करवा दें। बलवान एकदम से गुस्सा हो जाता है कि नहीं, अभी चलेंगे, अभी अगर हमने देर कर दी तो बहुत समय निकल जाएगा और कुछ पता नहीं कि कितना मज़ीद नुकसान हो जाए। खून भी काफ़ी बह गया है और फ़ौरन वैद्य जी के पास पहुँच के ही अब इलाज को शुरू करना पड़ेगा। वक्त बिल्कुल नहीं है, तुम चलो। लेकिन अभी भी जो गाड़ी वाला होता है, किसान, वो कहता है कि बल्लू भाई देखो, बुरा ना मनाना, अगर काका जी को इस तरह ज़ख्मी बाघ ने कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि हम जो हैं बाकी तो सावधानी से काम लें, कुछ समझदारी से काम लें। उनके साथ जो होना था वो तो हो गया, लेकिन हम क्यों मज़ीद अपनी ज़िंदगी भी ख़तरे में डालें। हम इनकार तो नहीं कर रहे, लेकिन बात समझदारी की है। वो लाजमी भूखा खूनख्वार आदमखोर हमारे पीछे आएगा और हमला कर देगा, तो इसलिए मैं तो इस तरह नहीं ले जा सकता। तुम चाहो तो मेरी गाड़ी ले जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अब बल्लू जो होता है वो जाना तो चाहता है और उसकी बात सुन के परेशान हो जाता है कि मैं अकेला लेके जाऊं तो पीछे पिताजी का कौन ख्याल रखेगा। और वाकई अगर इस तरह से बाघ ने हमला कर दिया तो कोई पीछे भी तो गाड़ी के देखने वाला होना चाहिए, कोई पीछे पिताजी के साथ गाड़ी में उनका ख्याल रखने वाला होना चाहिए, या कोई बाघ हमला कर दे। अब इस दौरान सारे गांव वाले साथ तो होते हैं, सभी एक दूसरे के साथ मुश्किल के टाइम पे होते हैं, लेकिन जब किसी की जान पे बनाती है तो कहीं ना कहीं कुछ पीछे भी हो जाते हैं और पहले समझदारी से ही काम लेते हैं, जिसमें गांव वालों की कोई गलती नहीं होती। उनका सिर्फ एक ही तकाज़ा होता है कि क्यों ना हम बस सुबह तक थोड़ा वेट कर लें, जो सुबह की किरणें कुछ देर में फैलने ही वाली हैं। इन सब गांव वालों में पीछे पीछे भागता हुआ भीम भी पहुंच जाता है। भीम जब देखता है कि ये सारा माजरा हुआ है और बलवान के पिताजी को बाघ ने शदीद ज़ख्मी कर दिया है, कोई भी गांव वाला साथ में जाने को तैयार नहीं। हाँ, गाड़ी ज़रूर दे दी है। तो भीम कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतने अरसे बाद भीम की आवाज़ सुन के बल्लू की हौसला बढ़ जाता है, उसकी जान में जान आ जाती है, उसका ताकत और बढ़ जाती है। वो बस देखता है भीम की तरफ और उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, ठीक है चलो। भीम, जिसको सब जानते थे गांव में कि बलवान है और एक वीर ऊंचा लंबा, जो कि किसी के साथ हो तो किसी को कोई डर कोई खौफ नहीं। भीम फ़ौरन अपने घर में जाता है और अपनी कुल्हाड़ी और तलवार लेके आ जाता है। यहाँ बलवान जो है फ़ौरन बैठता है अपनी गाड़ी में और पिताजी को रखता है वहाँ पे, इस तरीके से कि उनको कोई दिक्कत ना हो, मसला ना हो। अब बल्लू गाड़ी हाँकना शुरू कर देता है, पीछे उसके पिताजी लेटे होते हैं और भीम सिंह जो है अब उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए उनका गार्ड बन के पीछे बैठ जाता है, ताकि कोई भी बाघ, कोई भी जंगली जानवर इन पे हमला ना कर सके। लालटेन लटकाए निकल पड़ते हैं ये साथ वाले गांव में जहां वैद्य जी रहते हैं, और वहां पे पहुंचकर ताकि इनका इलाज तुरंत शुरू किया जा सके। बाकी गांव वाले इनको अपनी दुआ के साथ रुखसत करते हैं कि ठीक है, तुम लोग खैरियत से जाओ और खैरियत से ही काका जी का इलाज करके वापस आओ। इनकी ये गाड़ी चल पड़ती है। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी कच्ची सड़क पे ये बैलगाड़ी चढ़ते हुए, साथ साथ भीम भी बैठा है, पिताजी बेहोश हैं और बल्लू जो है वो आगे गाड़ी को हाँक रहा है। दोनों इस परेशानी में तो हैं और कहीं ना कहीं अब ये इत्मीनान भी है कि चलो, जो हमारा एक टूटा हुआ ये ताल्लुक़ था ये बहाल तो हुआ। कहीं ना कहीं बल्लू शर्मिंदा होता है कि मेरी गलती के कारण जो मैंने गलती से पानी अपने खेतों को लगा लिया था, जिसकी वजह से हमारा ये ताल्लुक़ टूटा, हमारी दोस्ती टूटी। आज देखो, गलती भी मेरी थी, लेकिन भीम ने आगे बढ़ के फिर से इस दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया है। बल्लू बहुत शर्मिंदा होता है और पीछे भीम बैठा भी बस यही सोच रहा होता है कि चलो, जैसा भी इसने मेरे साथ किया मैं इसके फिर भी काम आ रहा हूँ। ये मेरा अपना ज़र्फ़ है, ये मेरी अच्छी नीयत है।
कि मैंने इसको मुश्किल वक्त में अकेला फिर भी नहीं छोड़ा। दोनों अपनी अपनी बस खामोशी में बैठे होते हैं और टुमकते हुए ये इनकी बैलगाड़ी आगे इनके वैद्य जी की तरफ बढ़ रही होती है। अभी बढ़ते बढ़ते ये कुछ ही दूर गए होते हैं कि रास्ता थोड़ा रह जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे वो आदमखोर इनको स्टॉक करता हुआ, इनका पीछा करता हुआ दबे पाँव पीछे पीछे इनके भाग रहा होता है और चल रहा होता है। कहीं ना कहीं इनकी खामोशी में भीम को जो पीछे बैठा होता है, पहरा दे रहा होता है, आवाज़ महसूस होती रहती है कि झाड़ियाँ हिलती हुई, दबे पाँव, कहीं भारी कदम पड़ते हुए ज़मीन के ऊपर, ये सब इसके कानों में पड़ तो रहे होते हैं और पूरा चौकन्ना होके एकदम अलर्ट होके बैठा होता है कि कभी भी वो हमला करे तो मैं उसको वैसा ही वार का जवाब दूँ। इस दौरान ये देखता है कि फ़ौरन ही एक झाड़ियों से निकलता हुआ बाघ गुर्राता हुआ, पूरी ग्राउलिंग करता हुआ एकदम से चार्ज करता है पीछे की तरफ से, और उसका निशाना वही काका जी होते हैं, बल्लू के जो पिताजी पीछे लेटे होते हैं। उसका निशाना होता है कि बस इनको मैं पकड़ के ले जाऊं और अपना निवाला बना लूं। जैसे ही ये बाघ अंदर बढ़ता है, गाड़ी की ओर छलांग मारने की कोशिश करता है, भीम सिंह अपने मजबूत हाथों से एक डंडा लगाता है उसको और तलवार का जो वार करता है उसकी गर्दन की तरफ, तो एक ही वार में ऐसा ज़ख्म देता है कि बस दुम दबाता हुआ वापस लौटता हुआ वो बाघ दांत खट्टे करता हुआ अपने खेतों में वापस चला जाता है और दोबारा से भीम या इस गाड़ी की तरफ देखना सोचता भी नहीं है। उसको ऐसा जवाब देता है भीम के वो काफ़ी दिनों तक अब इस गांव से दूर ही रहेगा। भीम का ये वार हमेशा वो बाघ याद रखेगा। शायद मासूम जानवरों को भी अब वो अपना निशाना ना बनाए इस डर की वजह से। इस डर और खौफ में आगे बैठा बलवान मज़ीद जल्दी जल्दी हाँकता है और पूछता है भीम से, भीम सब ठीक है ना? भीम कहता है कि हाँ सब ठीक है, तुम बस गाड़ी चलाओ, बाकी सुरक्षा का काम मुझ पे छोड़ दो। ये अब पहुंच जाते हैं वैद्य जी के पास। वैद्य जी फ़ौरन ही वहाँ पे, रात को समय होता है सोने का, उनको उठाया जाता है। वैद्य जी जो हालत देखते हैं काका जी की तो वो बहुत ज़ख्मी होते हैं, फ़ौरन से इनको अंदर लेके जाते हैं और इनका इलाज शुरू किया जाता है। भीम बाहर ही खड़ा होता है ताकि अभी भी पहरा दे सके, क्योंकि जो बैलगाड़ी ये लेके आए होते हैं उस बैल का भी तो ध्यान रखना है, कहीं वो आदमखोर पीछे चलता चलता अभी भी इनके पीछे ना आ जाए और इस बैल को ना ज़ख्मी कर दे तो वापसी का क्या होगा। अंदर बल्लू और उसके पिताजी अंदर होते हैं और वैद्य जी उसको मरहम पट्टी कर रहे होते हैं। खून तो काफ़ी निकल गया होता है, लेकिन वैद्य जी मरहम पट्टी करने के बाद फिर भी अपनी सारी चीज़ों को सही से मुकम्मल कर देते हैं और अब इनको आराम की ज़रूरत होती है। वैद्य जी कहते हैं कि अब तुम पिताजी को इधर ही मेरे पास 1-2 दिन रहने दो, तुम चाहो तो बेशक अपने घर जाओ और आराम करके दोपहर में सुबह दोबारा आ जाना, क्योंकि अब इनको देखना मेरी जिम्मेदारी है। तकरीबन सुबह की किरणें फैलना शुरू हो जाती हैं और सूरज उगना शुरू हो जाता है। इस प्यारे लाठीवाल इलाके को अपनी किरणों से भर देता है। यहाँ भीम और बल्लू अब दोनों गाड़ी में बैठे हाँकते हुए अपने गांव की तरफ वापस आ रहे होते हैं। दोनों खामोश होते हैं, लेकिन बस बल्लू फ़ौरन ही इसको एक हाथ से गले लगा लेता है, पकड़ लेता है, एक हाथ से गाड़ी हाँक रहा होता है और कहता है कि भीम मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बस गलती हो गई थी उस दिन, लेकिन ना जाने क्यों मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा नहीं हुआ और बस उस पर रिटाई के साथ बना रहा कि गलती मेरी थी और मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, मुझे माफ़ कर दो। और बाकी गांव में से तो कोई भी इस मुश्किल में आगे ना बढ़ा, लेकिन तुमने वाकई सच्चा दोस्त होने का मेरा साथ निभाया और मेरी इस मुश्किल में मदद की। शायद इसीलिए हम यहाँ पहुँच पाए और वैद्य जी के पास पहुँच के टाइम से मेरे पिताजी का इलाज भी हो पाया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूँगा। भीम सिंह भी अपने हाथ से उसको ज़ोर से जकड़ लेता है और कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलो किसी बहाने, आदमखोर के बहाने ही सही, हमारी ये दोस्ती बहाल तो हुई और तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। इस तरह से ये दोनों दोस्त फिर से दोस्त बन जाते हैं और इस तरह से काका जी भी ठीक होकर गांव वापस आ जाते हैं और वही दोस्ती, वो खूबसूरत नाता जो दोस्ती का होता है, ये पूरे गांव में बहाल हो जाता है। सब जानते हैं कि बल्लू और भीम की दोस्ती कितनी गहरी थी,
जो अब दोबारा से वापस बन गई है। ये सब गांव वालों के लिए भी खुशी की बात होती है और उनके घर वालों के लिए भी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये आज की दोस्ती का जो किस्सा था ये पसंद आया होगा। इस तरह की स्टोरीज़ के लिए मज़ीद हमारे साथ बने रहिएगा। अपना ख्याल रखिए। गुड डे।